हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 1 to 5 के लिए ईवीएस से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। सेट नंबर है 28। इससे पहले ऑलरेडी हमने 27 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो कंटेंट तैयार किया गया है ये बिहार विद्यालय के पर्यावरण एवं हम जो कि कक्षा तीसरी से लेकर 5वीं तक चलती हैं तथा विज्ञान जो कि कक्षा छठी से लेकर 8वीं तक चलती हैं उस किताब से ये कंटेंट तैयार किया गया है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि बीपीएससी टीआरई से संबंधित कोई भी अपडेट पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। सवाल है, अंतरिक्ष मिशन पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, बछेंद्री पाल, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, अंतरिक्ष मिशन पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। ध्यान रखिएगा, कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 में हरियाणा के करनाल में हुआ था। ठीक है, और 2003 में कोलंबिया शटल हादसे में उनकी मौत हो गई थी। उनके शटल के एक हिस्से में खराबी आ गई थी जिससे पृथ्वी पर लौटते समय शटल में आग लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना है 2003 में ये हम लोगों को छोड़ के चली गई। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था 1962 में। ठीक है, कहाँ पे? हरियाणा के करनाल में। ठीक है, तो ये अंतरिक्ष मिशन पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला। ठीक है, तो चलिए फिर लेते हैं अगला सवाल। सवाल है, पृथ्वी पर सबसे कमज़ोर बल कौन सा है? बताना है कि पृथ्वी पर सबसे कमज़ोर बल कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, परमाणु बल, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर सबसे कमज़ोर बल है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। देखा जाए तो गुरु जो बल होते हैं उसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। एक तो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, और एक आपको देखने को मिलेगा, एक है आपका कमज़ोर परमाणु बल और एक है आपका मजबूत परमाणु बल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, कमज़ोर परमाणु बल और एक है मजबूत परमाणु बल। ठीक है, तो सबसे कमज़ोर बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल है, जबकि मजबूत नाभिकीय बल देखेंगे ये सबसे मजबूत बल होता है। ठीक है, मजबूत नाभिकीय बल जो होता है ना, ये सभी बलों में सबसे मजबूत बल होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है इसकी सीमा बहुत ही छोटी होती है। यह परमाणुओं के नाभिक को एक साथ रखने के लिए ये जिम्मेदार होता है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि उस जगह का नाम बताएं जहां सुनीता विलियम्स काम कर रही हैं। बताना है उस जगह का नाम जहां पे सुनीता विलियम्स काम कर रही हैं। कहाँ पे काम कर रही हैं? तो याद रखना है ये नासा में काम करती हैं, जो कि अमेरिका की एक एजेंसी है। ठीक है, नासा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किन्हीं को अगर पता है नासा का फुल फॉर्म क्या होता है तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा कि नासा का स्थापना 1958 में स्थापित किया गया था। कब? 1958 में। ठीक है, 1958 में इसका स्थापित किया गया था। आप लोगों को कमेंट करके बताना है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, अदालज बावड़ी कहाँ स्थित है? बताना है अदालज बावड़ी कहाँ स्थित है। अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। आप तीनों देखेंगे गुजरात के तीनों शहर हैं, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, ये तीनों गुजरात में ही स्थित हैं। बताना है आपको कि अदालज बावड़ी कहाँ स्थित है। तो याद रखना है, अदालज बावड़ी ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा? ये अहमदाबाद में। ठीक है, जो कि गुजरात की राजधानी भी है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, रेबो क्या है? रेबो क्या है? पशु आश्रय है, मानव आश्रय है, या फिर चंग पास के लिए आश्रय है, या फिर उपयुक्त में से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि चांगपास। ठीक है, चांगपास या चांगपा भी लिखा रहता है कहीं पे, चांगपा या फिर चांगपास जैसा भी देखने को मिले आपको। ठीक है, चांगपा या फिर चांगपास ये एक जनजाति है जो कि लद्दाख की है। ठीक है, आ रहा है समझ में? लद्दाख, हम ऐसे लद्दाख लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये लद्दाख जो है ना आपका, लद्दाख की एक जनजाति है चांगपा। ये आदिवासी है, ध्यान रखिएगा, लद्दाख में पाई जाने वाली एक आदिवासी जनजाति है जिसको हम कहते हैं चांगपा। ठीक है, तो इनके रहने के स्थान को कहा जाता है रेबो। आई बात समझ में?
फिर से सुनिएगा, हम कह रहे हैं कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक जनजाति है चांगपा, आदिवासी जनजाति है ये, ठीक है, या फिर खाना बदोश जनजाति भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो चांगपा लद्दाख में पाई जाने वाली खाना बदोश जनजाति है। उनके रहने का स्थान का, उनके रहने वाले घर को कहा जाता है रेबो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, चंगपास के लिए आश्रय स्थान का नाम होता है, कहा जाता है रेबो। रेबो, ठीक है, एक चांगपास के रहने के लिए स्थान है रेबो। और चांगपा क्या है, एक लद्दाख की खानाबदोश जनजाति का नाम है, ठीक है। एक और आता है आपका यहाँ पे लेखा, ठीक है, लेखा भी आता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लेखा भी आता है, आपको देखने को मिलेगा, लेख या लेखा कुछ ऐसा दोनों मिल सकता है। तो लेख ज़्यादातर देखने को मिलता है, लेख लिखा रहता है, लेखा भी कहीं कहीं लिखा हो सकता है, ठीक है। तो लेख यहाँ पे क्या है, सवाल आता है कि लेख क्या है, मान लेते सवाल पूछ लिया हमने कि लेख क्या है, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, लेख के बारे में क्या जानते हैं? अगर किन्हीं को पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से चांगपा आदिवासी या फिर खानाबदोश जनजाति के रहने के लिए जगह को रेबो कहा जाता है, उसी तरीके से लद्दाख में, लेह या फिर लद्दाख में रहने वाले जो जानवर होते हैं, ठीक है, तो ये रेबो के पास में ही बना होता है, ठीक है, जिसे ही लेख कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं लेख में पशु आश्रय कह सकते हैं, कि लेख में, लेख क्या है, एक पशु आश्रय है जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, ठीक है। तो ये दो नाम याद रखिएगा, रेबो और लेख, जरूर याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ईवीएस से संबंधित ये सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। रेबो क्या है और लेख क्या है? तो लेख क्या है, पशु आश्रय है, जबकि रेबो क्या है, तो ये एक आश्रय है चंगपास जनजाति के लिए, जो कि खाना बदोश होते हैं। और ये दोनों जनजातियाँ कहाँ देखने को मिलती हैं, लद्दाख में, ठीक है। तो चलिए लेते हैं अगला सवाल, समझ में आ गया होगा आई थिंक, बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल है, एक ऐसे जानवर का नाम बताइए जिसके कान नहीं होते हैं, बिल्ली, डियर, है ना, सांप, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, यहाँ पे पूछा गया है आपसे एक ऐसे जानवर का नाम बताना है जिसके नाम बताइए जिसके कान नहीं होते हैं। आसान सा सवाल है, सांप हो जाएगा इसका सही आंसर, सांप का कान नहीं होता है। अगला सवाल है, पश्मीना शॉल किससे बनाई जाती हैं? ये बहुत ही महंगी होती हैं, ठीक है, ये पश्मीना शॉल बहुत ही महंगी होती हैं। तो ये बताना है कि किससे बनाई जाती है। एक भेड़ शॉल किससे बनाई जाती है, भेड़ से, भेड़ के ऊन से, माउंटेन बकरी से, या फिर कुत्ता से, या फिर सदीक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, जो मरुस्थलीय कह सकते हैं, जो हिमालयी जो बकरी होती हैं उससे बनाया जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, पश्मीना शॉल। और ये बहुत ही अच्छा खूबसूरत होता है ना, इसमें जो डिजाइनिंग किया होता है बहुत ही खूबसूरत कलाकारी से बनाया जाता है, ठीक है। तो कलमकारी से कहते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत होता है पश्मीना शॉल, और बहुत महंगे होते हैं, 6,000 7,000 का प्राइस होता है आई थिंक, ठीक है, बहुत महंगा शॉल होता है ये, ठीक है। तो पश्मीना शॉल किससे बनाई जाती है, ये माउंटेन बकरी के ऊन से बनाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, रिएक्टर पैमाने पर भूकंप को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा इसमें हम और डिस्कस करना चाहेंगे कि बहुत कुछ कम बता पाए इसमें। पश्मीना शॉल के बारे में चाहें तो बहुत कुछ जानकारी आप रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके जो पश्मीना शॉल जो बनते हैं ना, इसको बनाने में लगभग 250 घंटे लग जाते हैं। कितना? 250 घंटे, क्योंकि बहुत ही फेमस होता है ये पश्मीना शॉल। इसको बनाने के लिए 250 घंटे का समय लगता है। और इसको सिर्फ किससे बनाया जा सकता है, सिर्फ हाथ से ही बनाया जा सकता है, मशीन से नहीं बन सकता। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसके जो बाल होते हैं ना, एक बाल, ठीक है, एक बाल के बराबर 6 बाल होता है। इनका जो बाल होता है, इस बकरी का जो बाल होता है इतना महीन होता है कि एक बाल के बराबर 6 बाल होता है। सोचिए कितना महीन होता होगा। एक बाल तो ऐसे ही महीन होता है, लेकिन उसमें देखेंगे कि 6 बाल, अगर इसका हम पश्मीना शॉल, ये माउंटेन बकरी का अगर 6 बाल लें और नॉर्मली एक बाल लें तो दोनों का बराबर होगा, इतना महीन होता है इसका बाल। इसीलिए देखेंगे इसके जो बुनकर होते हैं इनको हाथों से बुनते हैं, और लगभग 250 घंटा लग जाता है एक शॉल बनाने में। और ये ध्यान रखना है, पश्मीना शॉल पता है कौन बुनते हैं? लद्दाख की जो जनजाति है ना, चांगपा, इधर जो हम लोग देख रहे थे, चांगपा, ये जनजाति ही इसे बुनती है, ठीक है, लद्दाख में, ठीक है। वैसे कश्मीर में भी इसको देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो कश्मीर भी इसका आंसर हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। और पश्मीना शॉल बहुत ही पतली होती हैं, लेकिन ये बहुत गर्म रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल जो है ना, ये 6 स्वेटर जितना गर्म रख सकता है आपको। एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर जितना गर्म रख सकता है आपको, इतना ये गर्म नहीं रखता है आपको यहाँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जिन बकरियों से
ये पश्मीना ऊन एकत्र की जाती है ना, वे 5000 मीटर की बहुत ऊंचाई पर ये पाई जाती हैं बकरियाँ। ठीक है, यानी कि 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ये इस तरह के ये बकरियाँ पाई जाती हैं, या वहाँ पे इनका निवास होता है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, बकरी के शरीर पर गर्म बालों को एक परत उगती हैं जो उसे अत्यधिक ठंडे से बचाती हैं, इसीलिए देखेंगे कि ये बहुत ही हाइट पर भी रह सकती हैं, अपना जीवन सर्वाइव कर सकती हैं। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। तो ये सिर्फ पॉइंट्स हैं जो कि हो सकता है कि कथन वाले में सवाल इस तरह से पूछ लिया जाए। ठीक है, और ये तो अब समझ ही सकते हैं, ये एक लंबी और एक कठिन प्रक्रिया है सॉल्व बनाना, है ना, क्योंकि बहुत महीन होता है। 250 घंटे लगभग बन जाते हैं लगभग बनाने में लगभग। और पश्मीना शॉल अगर इस जब सर्च करेंगे कि इसके प्राइस क्या है, तो लगभग आपको 7000 8000 से ऊपर ही देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनती होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला काम है ये होता है। चलिए अब लेते हैं अगला सवाल। ठीक है, सवाल यहाँ क्या था, रिएक्टर पैमाने पर भूकंप को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण कौन सा है। ठीक है, बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, एमीटर। चलिए सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, बैरोमीटर नहीं, क्या होगा, सिस्मोग्राफ। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बैरोमीटर तो वायुमंडलीय दाब के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एमीटर विद्युत धारा मापने के लिए है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही क्या होगा, सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, आग जलाने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है, O2 ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से तो जलेगा नहीं। और एक है नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। चलिए अगला सवाल है कि हमारे दिल की धड़कन कब तेज हो जाती है। हमारे दिल की धड़कन कब तेज हो जाती है, जब हम सोते हैं, भोजन करते हैं, या फिर बैठते हैं। तो याद रखना है यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। हम जब तेज़ दौड़ते हैं, है ना, तब हमारा दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, हृदय हृदय की धड़कन को सुनने के लिए प्रयुक्त यंत्र का क्या नाम है। टेलीस्कोप, स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप। तो सही आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप, डॉक्टर के पास होता है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं कि भारतीय संविधान के जनक कौन थे। तो ये थे भीमराव अंबेडकर। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ज़्यादा इस सवाल हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो इजी क्वेश्चन है उसको छोड़ देंगे। चलिए अगला सवाल है कि नागपाड़ा कहाँ स्थित है। मुंबई में, कोच्चि में, चेन्नई में। एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। बताना है कि नागपाड़ा कहाँ स्थित है। तो याद रखना ये मुंबई में है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। आपको बताना है कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। 6, 7, 8। तो याद रखना है कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। ध्यान रखना है कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। एक साइड 7, दूसरे साइड भी 7, यानी 7 7 14 कुल मिला के टीम में, मतलब कह सकते हैं कि पूरा एक खेल में 14 खिलाड़ी होंगे, 7 एक तरफ 7 एक तरफ। अगला सवाल है, हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है। तो ये सबको पता है क्या है, हॉकी है। अगला सवाल क्या है, हम गाँव में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। खेती, सिलाई, चित्रकारी। तो अब देखेंगे गांव में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। एक तो खेती ही कह सकते हैं, क्योंकि पूछा है मुख्य व्यवसाय क्या है। व्यवसाय तो तीनों हो सकता है, लेकिन मुख्य पूछा है तो ये खेती ही होगा। ठीक है, ध्यान रखिए गांव में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, खेती है। वैसे देखा जाए गांव में लोगों का व्यवसाय क्या है, तो खेती हो सकता है, सिलाई हो सकता है, चित्रकारी, लेकिन मुख्य व्यवसाय क्या है, खेती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायन को क्या कहा जाता है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायन को क्या कहा जाता है। उर्वरक, कीटनाशक, ट्रैक्यूवाइलाइजर, या फिर एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायन को कहा जाता है ट्रैंक्यूवाइलाइजर। ठीक है, ट्रैंक्यूलाइजर कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, उधिया। ठीक है, जो कि एक सब्जी पकवान है। ये किस राज्य से संबंधित है। राजस्थान, मुंबई, गुजरात, या फिर सदिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना ये गुजरात में देखने को मिलता है उधिया, ये सब्जी पकवान एक तरह का। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ईवीएस से सवाल है सभी, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव है। बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव है। दिवाली, बिहू, दुर्गा पूजा। एक से अधिक होगा इनमें से कोई नहीं। फसल उत्सव के बारे में बताना है, कौन सा फसल उत्सव है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सही आंसर है बिहू, जो कि असम का एक देखेंगे उत्सव है। ठीक है, बिहू, तो ये एक फसल उत्सव है असम का। बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, वंशानुक्रम के नियमों की खोज किसने की थी। वंशानुक्रम के नियमों की खोज किसने की थी। ग्रेगर मेंडल, या फिर चार्ल्स डार्विन, या फिर फ्रैंकलिन।
बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेगर मेंडल, जो कि क्लास 10th में अच्छे से पूरा भर भर के पढ़ना है क्लास 10th में इसके बारे में, ठीक है, वंशानुक्रम के बारे में, आनुवांशिकता की खोज, जो ये सब चीज़ें पढ़नी है क्लास 10th में, ठीक है। तो ध्यान रखना है, फिलहाल यहाँ पे मेंडल साहब सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पोलियो किससे कारण होता है। बैक्टीरिया, वायरस, मच्छर, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। बताना है कि पोलियो किसके कारण होता है। सही आंसर हो जाएगा वायरस, ठीक है, पोलियो वायरस के कारण होता है, ठीक है। अगला सवाल है कि पोलियो किस अंग को प्रभावित करता है। पोलियो किस अंग को इफेक्ट करता है, तंत्रिका तंत्र, आंत या दिल। तो याद रखना है, तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, नर्वस सिस्टम को ये पूरा क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि गन्ने की फैक्ट्रियों के पास परिवारों का कारवां कहाँ ठहरता है। गन्ने की फैक्ट्रियों के पास परिवारों का कारवां कहाँ ठहरता है। सूखे गन्ने के पत्तों से बनी झोपड़ी में, या फिर ताड़ के सूखे पत्तों से बनी झोपड़ी में, या सूखे नारियल के पत्तों से बनी झोपड़ी में, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। बताना है गन्ने की जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनके पास जो परिवार होता है उनका कारवां कहाँ पे रुकता है। कारवां जो होता है ठहरता कहाँ पे है, सूखे गन्ने के पत्तों से बनी झोपड़ी में, ताड़ के सूखे पत्तों से बनी झोपड़ी में, या फिर सूखे नारियल के पत्तों से बनी झोपड़ी में। अच्छा सवाल है, ईवीएस से संबंधित सवाल है ये। तो ध्यान दीजिएगा, गन्ने के फैक्ट्रियों के पास जो परिवार का जो कारवां ठहरता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। वह सूखे गन्ने के पत्तों से बना हो सकता है, ताड़ के सूखे जो पत्ते होते हैं उनसे बना झोपड़ी बना हो सकता है, या फिर सूखे नारियल के जो पत्ते होते हैं उनसे बना झोपड़ी हो सकता है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, ठीक है। अगला सवाल है कि आप जुगाड़ कहाँ देखते हैं। जुगाड़ आप कहाँ देखते हैं, गुजरात में, राजस्थान में, यूपी में, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। बताना है जुगाड़ करने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा जुगाड़ कहाँ के लोग करते हैं, किस राज्य के लोग करते हैं, जुगाड़ करने में माहिर कौन से राज्य के लोग हैं, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो ध्यान रखना है, गुजरात वाले जुगाड़ करने में बहुत आगे हैं, ठीक है ना। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आप जुगाड़ कहाँ देखते हैं, गुजरात में। चलिए अगला सवाल है कि जीवीय घटकों में होते हैं। बताना है, जीवीय घटकों में होते हैं उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बताना है आपको यहाँ पे कि जीवीय घटकों में होते हैं। जीवीय घटकों के बारे में पूछ रहा है आपसे, मतलब है कि आपको पारितंत्र के बारे में पूछ रहा है कि पारितंत्र क्या क्या होते हैं, ठीक है, ये समझना है आपको यहाँ पे। चलिए बताइए, चलिए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बता दे रहे हैं। देखिए जीवीय घटकों में देखिएगा क्या क्या शामिल हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे बात हो रहा है पारितंत्र के बारे में या फिर पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात हो रहा है। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग, इसमें आता है पादप। क्या आता है, पादप आता है, जिसे हम लोग उत्पादक भी कहते हैं, ठीक है, उत्पादक। पादप के बाद देखेंगे, ये पादप को खाने वाले को क्या कहते हैं, शाकाहारी, शाकाहारी, ठीक है, जिसे बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं इसको, उपभोक्ता, ठीक है। इस बात शाकाहारी को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं, मांसाहारी, ठीक है, जिसे द्वितीयक उपभोक्ता भी कह सकते हैं, तृतीयक उपभोक्ता भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये मांसाहारी को, ये जब मांसाहारी खाने वाले जो जीव होते हैं, मतलब कह सकते हैं मांसाहारी जो शाकाहारी जीव खा रहे हैं, और मांसाहारी है जैसे कि दोनों शाकाहारी या फिर मांसाहारी, दोनों में से प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता, जब भी इन लोग मरते हैं, है ना, तो इसको ख़त्म कौन करते हैं, इसे मिट्टी में मिलाता कौन है, अपघटक, अपघटक, है ना। इसको मिलाने वाला कौन होते हैं, जीवाणु, है ना, जीवाणु व कवक, जीवाणु व कवक, ठीक है। तो ये सब देखेंगे कि चाहे पादप हो, कह सकते उत्पादक हो, या प्राथमिक उपभोक्ता हो, या द्वितीयक उपभोक्ता हो, तृतीयक उपभोक्ता हो, या जीवाणु और कवक हो, ये सभी देखेंगे कि हमारा पारिस्थितिकी तंत्र के हिस्सा है। तो यहाँ पूछा है जीवीय घटक कौन कौन से, तो उत्पादक भी देखने को मिलेगा आपको, अब घटक भी देखने को मिलेगा, और उपभोक्ता भी देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए ये हमारा घटक हो गया, ठीक है। ये प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, यानी कि सिर्फ उपभोक्ता लिखा है ना, तो उपभोक्ता दो तीन तरीके हो सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक भी हो सकता है। और ये आपका हो गया हमारा उत्पादक, ये हो गया आपका उत्पादक। तो देखेंगे कि जीवीय घटकों में ये तीनों को शामिल किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही है, ठीक है। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।